स्टूडेंट्स आइए हम लोग यहाँ पे कुछ जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, अभी तक अपन ने क्या देखा था, मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो हम लोगों ने कल पढ़े थे, लॉस पढ़े थे। लॉ पढ़ा था हमने पहला, तो क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने क्या कहा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में क्या होगा, आपका मास का लॉस नहीं होता। तो इस लॉस को देखते हुए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आज का ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ, जो अपना लॉ है वो फर्स्ट वाला लॉ होगा, वो कौन सा लॉ है आपका, लॉ ऑफ, मैंने क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, अभी सॉल्व करते हैं अपन इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अपन ने क्या बोला था, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसके ऊपर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी दो न्यूमेरिकल करके देखेंगे, दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड करके देखेंगे, तो आपको और भी क्लियर इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट वेट ऑफ BaCl2 वुड रिएक्ट विद 24.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस 46.6 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एंड 23.4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, हिंदी में मैं बता देती हूँ, BaCl2 का कितना वेट होगा जो कि रिएक्ट करेगा किससे, सोडियम सल्फेट के इतने वेट से जिससे कि बेरियम सल्फेट मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है बच्चों, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन देके आपको समझा दिया, रिएक्शन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है BaCl2 और Na2SO4। Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4 आपका सोडियम सल्फेट, और BaCl2 क्या है आपका, बेरियम क्लोराइड। हिंदी में भी अपन यही बोलते हैं इसको, इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया, बच्चों समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या देते हैं, बेरियम का सल्फेट और सोडियम का क्लोराइड मिल जाता है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा, पहले हम रिएक्शन अच्छे से समझ लेते हैं। बेरियम क्लोराइड था BaCl2 और Na2SO4 है हमारे पास, क्या है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम का क्लोराइड। अब आप अगर देखो तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, मतलब अब अपन ने इन दोनों को मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद क्या हुआ, बेरियम से क्लोराइड निकल के सोडियम के पास आ गया और सोडियम से सल्फेट निकल के बेरियम के पास चला गया। प्रोडक्ट में आप देख सकते हो बेरियम का सल्फेट बन गया, सोडियम का क्लोराइड बन गया। ये रिएक्शन हो गई हमारे पास। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट वेट ऑफ BaCl2 वुड रिएक्ट विद इतने ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, ताकि वो बेरियम सल्फेट बना सके इतने ग्राम और सोडियम क्लोराइड बना सके इतने ग्राम। हमसे पूछा गया BaCl2 आप कितने ग्राम लोगे जिससे कि आप ये प्रोडक्ट बना सको। बात समझ में आई बच्चों, क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि BaCl2 का वेट निकालो, जबकि आपको सोडियम सल्फेट का वेट दिया हुआ है और आपको अपने प्रोडक्ट का भी वेट दिया हुआ है। दो रिएक्टेंट है हमारे पास A और B, जिसमें से A का वेट हमें नहीं पता, B का वेट हमें दिया गया है और अपने प्रोडक्ट C और D का वेट भी हमारे पास है। A और B क्या हो गई, ये क्या चीज़ हो गई, हमारी रिएक्टेंट क्रियाकारक, और ये हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट उत्पाद, जो भी क्रिया करके हमें उत्पाद मिलेगा। अब यहाँ पे कौन सा लॉ काम करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमें क्या कहता था, रिएक्टेंट क्रियाकारक का जो आपका वेट होगा, भार होगा, वो प्रोडक्ट और अपन कहेंगे उत्पाद के भार के बराबर होगा, मतलब जितना इनका टोटल है वो इनके टोटल के बराबर होगा। तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बच्चों मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ पर मैं आपको हिंदी में भी बोलती जा रही हूँ, तो आप इसको नोट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अपन ने क्या बोला था यहाँ पे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमने कहा था, टोटल mass of reactant is equal to total mass of product। ये बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब हम यहाँ पे कहेंगे, अपन यहाँ पे कह सकते हैं क्रियाकारक का कुल भार, क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान, मैंने हिंदी में भी लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के, उत्पाद का कुल द्रव्यमान। मतलब मान लीजिए अगर ये 100 ग्राम है तो ये भी 100 ग्राम ही मिलेगा। कल हम डिस्कस करके क्या आए थे, ना तो आप मास को
द्रव्यमान को ना तो खत्म कर सकते हो ना ही बना सकते हो। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या कहा था कि जो अपन कोई अभिक्रिया करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया, जैसे कि ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में अपन कह रहे हैं कि भाई ये दोनों मिला के कोई दो नई चीज बना रहे हैं, तो जो दो नई चीज आपको मिलेगी उसका भार भी, इन दोनों का भार भी इन दोनों के भार के बराबर होगा। तो इसके हिसाब से हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं अपन मान, BaCl2 बेरियम क्लोराइड का। कैसे निकलेगा अब आप देख लीजिए, हम इनका वेट मान लेते हैं कि अपने क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान कितना है, BaCl2 का अपन ने मान लिया x, इसी के नीचे लिख देती हूँ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। अब क्रियाकारक का कितना द्रव्यमान दे रखा है, एक तो x दे रखा है, दूसरा 24.4 ग्राम, तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे x ग्राम प्लस 24.4 ग्राम, वो किसके बराबर है, 46.6 ग्राम के, 46.6 ग्राम प्लस ये अपना ऐसे हो जाएगा x ग्राम हो गया इतने ग्राम, 26.6 ग्राम प्लस 23.4 ग्राम। इज दैट क्लियर? सही है बेटा। अब अपन क्या करें, जब हमें x का वैल्यू लाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपना जो गणित पढ़ते आए हैं, हम मैथ्स पढ़ते आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बताते हैं, कभी भी आपको x का वैल्यू निकालना हो तो उसके साथ की वैल्यू को क्या भेजो, इक्वल बराबर के साइन के दूसरी साइड भेज दो। अब अगर ये यहाँ पे इसके प्लस में है तो ये इसके क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब आप देखिएगा गौर से, x ग्राम इजिकल टू में लिखती हूँ तो कितना हो गया, 46.6 ग्राम प्लस का 23.4 ग्राम प्लस का 23.4 और ये माइनस में, जब 24.4 वहाँ प्लस में है तो सीधी सी बात है इक्वल के इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24.4 ग्राम। अब आप देखेंगे अपन बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या बताते हैं, एडिशन पहले होगा, सब्सट्रैक्शन बाद में होगा। तो हम कहते हैं एडिशन मतलब क्या होगा, जोड़ोगे पहले घटाओगे बाद में। जब आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो आपके पास निकल के आता है 70 ग्राम। x का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 70 ग्राम। तो क्या हुआ, इन दोनों का जोड़ करने के बाद आप करके देखिएगा, अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो गया, 6 + 4, 6 + 4 मिलके 0, ठीक है, 6 + 4 मिलके क्या हो गए, 0 हो गए पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद सॉरी, उसके बाद जो 1 गया वो कहाँ जाएगा, ये वाले 6 और ये वाले 3 को प्लस करो, कितना हुआ 9, और इसका जो 1 आया वो मिलके क्या हो गया 10 का वापस से 0। फिर अपन नेक्स्ट पे चलेंगे तो 4 और 2 मिलके 6 + 1 7, तो आपके पास आ गया 70। तो इन दोनों का टोटल आया हमारे पास 70 ग्राम, ठीक है। इसको 70.0 को हम सीधा 70 भी लिख सकते हैं, माइनस कर देंगे हम इसमें से क्या, अपना 24.4 ग्राम। अब आप माइनस करके खुद ही देख लीजिए, 0 में से 4 जाएगा मतलब 10 में से 4 गया, 10 में से 4 जाएंगे, कितना बचा आपके पास 6 पॉइंट लगा दिया हमने। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 4 में से 1 दे दिया अपन ने, तो यहाँ पे क्या बचा, कितना आ जाएगा बेटा, अगर आप लोग करके देखोगे, लिख के देख लो इसको, 70.00 और अपन ने कहा 24.4, ठीक है। 0 यहाँ पे 4 के बाद कितना आ गया अपने पास 6 आ गया, 10 की जगह 9, 9 में से 4 गए, कितने बचे 5, और उसके बाद यहाँ पे 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, आपके पास आ गया 45.6 ग्राम। क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, 45.6 ग्राम। 45.6 ग्राम एक्चुअल में निकला क्या, x का वैल्यू, x क्या था आपका, बेरियम क्लोराइड। तो हमारा आंसर निकल के आ गया अपने पास। आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों, नोट करते जाइएगा आप मेरे साथ, इस सभी चीज़ को, क्वेश्चन को नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। नहीं समझ में आया तो एक बार और बता दूंगी मैं आप लोगों को, पर आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आया, बेरियम क्लोराइड का वेट, जो कि कितना निकला अपना कैलकुलेशन करने के बाद आप खुद करके देख सकते हो, कितना आ गया आपका 45.6 ग्राम। ये आपका बेरियम क्लोराइड का वेट निकल गया। किससे निकला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारा जो पहला वाला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें क्या कहता है बच्चों, वापस से बता देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेरियम क्लोराइड का वेट ज्ञात कीजिए, जो कि क्या करता है, इससे सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम का सल्फेट बनाता है और सोडियम का क्लोराइड बनाता है। सभी का वेट आपको दे दिया था, बेरियम क्लोराइड का वेट आपके पास नहीं था। अपन को पता था, अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इस तरह से अभिक्रिया करके आपको ये उत्पाद देगा, तो मैंने एक रिएक्शन लिख के आपको पहले बता दिया कि क्या बन रहा है। अब अपन को इससे पता चल गया हमें किसका वेट निकालना है, भाई बेरियम क्लोराइड का वेट निकालना है। बेरियम क्लोराइड का भार हम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने यहीं पे लॉ लगाया अपना, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो क्या कह रहा था, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर था, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर। तो यहाँ पे क्रियाकारक का द्रव्यमान मतलब रिएक्टेंट का अपन ने मास देख लिया कितना था, x ग्राम प्लस 24.4, इन दोनों को प्लस करके लिख दिया। प्रोडक्ट के लिए आप इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखोगे। और हमें पता है जब भी हम x का वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके साथ वाली वैल्यू को अपोजिट के इक्वल साइन के साइड में भेज देते हैं, इक्वल के साइड में आप भेजोगे इसको,
अपोजिट डायरेक्शन में जब आप भेजोगे तो यहाँ पे क्या होते हैं, इसके साथ इसके साइन बदल जाते हैं। तो देखिए x के साथ प्लस में था 24.4 वेट, उसको हमने इक्वल के इस तरफ भेज दिया तो यहाँ पे जाके ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। माइनस में होने के बाद हमने यहाँ पे देख लिया, इन दोनों को प्लस किया, इस वैल्यू को माइनस किया, हमारे पास कितना आ गया 45.6, 45.6 ग्राम, जो क्या निकला आपका बेरियम क्लोराइड का वेट। मतलब ये क्या बताता है कि ये जो मास मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार हम यही बता रहे हैं कि जितना वेट आपका क्रियाकारक का था उतना ही आपके उत्पाद का आपको मिल गया। और इसी नियम के हिसाब से हमने इजीली और बहुत सिंपल तरीके से बेरियम क्लोराइड का भी वेट कह सकते हो आप, भार ज्ञात कर लिया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ बताता है, कभी भी द्रव्यमान ना तो बनेगा ना घटेगा, मास को ना तो आप बना सकते हो ना ही आप उसको खत्म कर सकते हो। और उसी बेस पे उसी नियम के अनुसार हमने यहाँ पे इजी वे में बहुत आसानी से बेरियम क्लोराइड का मान भी ज्ञात कर लिया, बेरियम क्लोराइड आसानी से निकाल लिया। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए आप, ये सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो सीधा आप ये रिएक्शन लिख के बता सकते हो कि भाई ये है, यहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। वैसे आपके पास जो नोट्स हैं, नोट्स में आपके पास ये क्वेश्चन आपको दिख के मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल दे रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 6 या 7-8 पेज नंबर पे आपको दिया हुआ होगा बच्चों, आप देख लेना। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है, क्वेरी होती है तो आप लोग डाउट सेक्शन में जाके बच्चों आराम से पूछ सकते हो। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। अब अपन इसी के जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर अपन सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, गौर कीजिएगा। 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2, देन डिटरमाइन वेट ऑफ प्रोड्यूस्ड CaO इन क्विंटल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्विंटल में निकालिए। मतलब क्या कह रहा है, ये 10 ग्राम CaCO3 है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें से 4.4 ग्राम CO2 निकल जाती है। तो जो बाकी बना है कैल्शियम का ऑक्साइड CaO, उसका भार ज्ञात कीजिए। और किस में निकालना है आपको, क्विंटल में निकालना है। अपन किस में निकालते हैं, ग्राम में निकालते हैं, ग्राम से किलोग्राम में निकालते हैं, किलोग्राम के आगे क्या होता है, क्विंटल होता है। ये वाला, ये जो क्विंटल यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्विंटल में निकालना है। क्विंटल आपको क्या दे दिए, एक यूनिट दे दी। यूनिट आप लोग जानते हैं सभी, अपन और पढ़ेंगे बेसिक यूनिट के इसके बारे में। तो अभी अपन पहले ये समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है बच्चों, ग्राम में निकालते हैं, किलोग्राम में निकालते हैं, किलोग्राम से बड़ा क्या होता है, क्विंटल होता है। क्विंटल मतलब कितना होता है, 1 क्विंटल अगर आप निकालते हो तो उसके अंदर कितने होते हैं, 100 kg होता है। और 1 kg में आपको पता है कि कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ये चीज़ है बच्चों, ठीक है। ये क्विंटल का मैंने लिख दिया यहाँ पे। 1 क्विंटल में अपन ने कितना बता दिया, 1 क्विंटल में कितना होगा, 100 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम के अंदर कितना होगा, 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, क्या कहा इसने, 10 ग्राम CaCO3 को आपने गर्म किया, कैल्शियम कार्बोनेट को 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आपने गर्म किया, आपको 4.4 ग्राम का क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। उसके बाद आपको क्या निकालना है, निकालिए वेट, निकालिए किसका, प्रोड्यूस्ड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बने हुए कैल्शियम ऑक्साइड का भार ज्ञात कीजिए क्विंटल के अंदर। अब क्विंटल के अंदर अपन निकालेंगे तो सबसे पहले अपन यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट था, उसकी अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होने के बाद आपको कैल्शियम का ऑक्साइड मिला और CO2 बाहर निकल गई, गैस के रूप में बाहर निकल गया। अब यहाँ पे अपन को पता चल गया भाई ये तो इतना बना है, अब आपको इसका निकालना है। सेम वही लॉ लगाओगे आप, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। वही लॉ लगा रहे हैं अपना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार। मैंने आपको समझा दिया क्या चीज़ है ये, क्रियाकारक का कुल भार बराबर होता है किसके, उत्पाद के कुल भार के। अब क्रियाकारक का भार हमारे पास कितना दे रखा है, 10 ग्राम दिया हुआ है बच्चों, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, उत्पाद का कुल भार निकालना है, तो कितना दे रखा है, x प्लस 4.4 ग्राम, x ग्राम प्लस 4.4 ग्राम। अब आपको पता है प्लस में है, इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x इजिकल टू हम यहाँ पे ले आते हैं, x को अगर अपन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके माइनस में चला जाएगा, ये 10 के पास चला जाएगा, तो 10 माइनस 4.4 ग्राम। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। x का वैल्यू हम आगे लाए ताकि हमें आसानी रहे कैलकुलेशन करने में। 10 में से 10 में से 4.4 गया, देख लीजिए यहाँ पे, अपन ही देख लेते हैं। 4.4 यहाँ पे क्या है 6, और यहाँ पे क्या आ गया 5.6। कितना आंसर आ गया आप लोगों के पास, 5.6। 10 ग्राम था अपने पास CaCO3, उसमें से अपन ने वैल्यू निकाल दिया, तो अपने पास x का वैल्यू कितना निकल के आया बच्चों, 5.6 क्या आया, ये ग्राम। अब अपन को पता है सभी वैल्यू ग्राम में है, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम और ये भी ग्राम। हमें चाहिए किस में, क्विंटल में चाहिए। तो x देखिए हमारा मतलब क्या निकल के आ गया आपके पास बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का वेट। कैल्शियम ऑक्साइड का वेट आया 5.6 ग्राम में।
अब अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो, पहले ग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों? किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। एक ग्राम अगर मैं बताऊं तो 1 ग्राम किसके इक्वल होता है? 1/1000 किलोग्राम के। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। ऐसे हमने क्या बोला था, 1 किलोग्राम में 100 ग्राम, 1000 ग्राम है, तो अगर आप यहाँ पे 1 ग्राम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 1/1000 kg। 1 ग्राम में अगर अपन को kg निकालना हो तो वो अपॉन में चला जाएगा, मतलब उसकी पावर लग जाएगी। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? 5.6 ग्राम की बात कर रहे हैं। और अगर आपको इसको किलोग्राम में बदलना हो तो ये कैसे होगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 5.6 इंटू 10⁻³ क्योंकि माइनस है, क्योंकि ये अपॉन में था, 10⁻³ किलोग्राम। अब अपन ने क्या कहा था? 1 किलोग्राम जो होता है उसके अंदर अपन ने क्या देखा था? 1 क्विंटल जो होता है उसमें 100 किलोग्राम होते हैं। तो आप अगर इसको किलोग्राम में बदलो, 1 किलोग्राम कितने क्विंटल के इक्वल होगा? तो अपन बताएंगे 1/100 के। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको किलोग्राम को क्विंटल में बदलना हो तो इस पूरी वैल्यू को फिर से मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 1/100 से, क्योंकि 100 किसके इक्वल होता है? 1/100 किसके इक्वल होता है? क्विंटल में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्विंटल में बदलने के लिए हमने इसको 1/100 से किया, तो अब इसकी क्या हो गई? वापस से 10 की पावर अपने 3 और 2 जीरो और ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आएगा बच्चों? 5.6 इंटू 10⁻⁻5 किस में आ गई? आपके क्विंटल में आ गई। तो आपका जो आंसर निकला वो क्विंटल में निकल के आ गया कि आपको इतना क्विंटल कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो आपका बना है, मिला है। बच्चों एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा था? इसने क्या कहा था? 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपने गर्म किया, गर्म करने पर आपको 4.4 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो बना है उसका भार कितना होगा, उसको निकालने के लिए हमने रिएक्शन लिख दी भाई। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया, ये जो रिएक्शन लिखी, रिएक्शन क्या आप ऊपर लिख सकते हो? हीट कर रहे हैं भाई, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गर्म सिंपल अपन ने इसको हीट किया, गर्म किया, तो आपको मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना वो हमें निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड हमको पता है कि भाई इतनी बनी है, और कैल्शियम कार्बोनेट हमें पता है 10 ग्राम लिया था। यहाँ पे सेम वही लॉ लगाओगे, वही नियम लगाओगे। क्या नियम लगाओगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। क्रियाकारक का द्रव्यमान हमारे पास 10 ग्राम है, उत्पाद का द्रव्यमान हमारे पास 1 का तो है लेकिन 1 का नहीं है। तो देख लीजिए, जिसका नहीं है उसको हमने x से बता दिया, जिसका है हमने उसको देख लिया। x की वैल्यू इस तरफ लेके जाएंगे तो देखेंगे 10 में से माइनस होगा 4 की वैल्यू, 10 माइनस 4.4 माइनस होगा ये, तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे? x इज इक्वल टू 5.6 ग्राम। ये आपको कितना मिल गया? x इज इक्वल टू 5.6 ग्राम। अब हमको पता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो बना है कैल्शियम ऑक्साइड उसको क्विंटल में लेके आओ। क्विंटल में बदलने के लिए अपन ने देखा था भाई 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। अब यूनिट हमारी किस में? ग्राम में। ग्राम को अपन को किस में कन्वर्ट करना है? क्विंटल में। तो अपन ने क्या किया, जो आंसर आया उसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट किया। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 5.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और जब आप इसको क्या करोगे? क्विंटल में बदलोगे तो आप इसको किससे जब मल्टीप्लाई करोगे? 1/100 से, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। तो अपन इसको 1/100 से मल्टीप्लाई किया। आंसर कितना निकल के आया बच्चों अपने पास? 5.6 इंटू 10⁻⁻5 क्विंटल। तो आपका आंसर निकल के आ गया आपके पास कि भाई आपको इतना कैल्शियम ऑक्साइड, इतने क्विंटल, 5.6 क्विंटल आपका क्या था? 5.6 इंटू 10⁻⁵ क्विंटल आपका प्राप्त हुआ उत्पाद, ये वाला आपको इतना मिल गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को समझ में आया कि यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमने उन्हीं के ऊपर क्या देखे, कुछ क्वेश्चन देखे। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये आपको क्वेश्चन दे दिया, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ एक नियम लगाना है, क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। उसको रख के आप वैल्यूज रखोगे, वैल्यू रख के इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। आपकी बुक में और भी एक्सरसाइज दे रखी है, नोट्स में एक्सरसाइज दे रखी है बच्चों, आप उन एक्सरसाइज को सॉल्व करो। और जिसको कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स में कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप कभी भी आराम से इसको पूछ सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बताया, ठीक ऐसे ही आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है। इज दैट क्लियर टू स्टूडेंट्स? सभी को समझ में आ गया आसानी से? चलते हैं हम आगे। अब चलते हैं आगे बच्चों, अपन यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिएगा आप, ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? अभी जो अपन पिछला वाला पढ़ के आए बच्चों, वो अपन ने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, मतलब सॉरी, लॉ ऑफ क्या था अपना यहाँ पे?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बता रहा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमने 2 न्यूमेरिकल करके देखे, 2 आपने क्या करा, गणितीय क्वेश्चन करके देखे, क्वेश्चन करे आपने मैथ्स वाले करके देखे, तो आपको समझ में आया वहाँ पे कि क्या दिक्कत आ रही थी और उसको कैसे हम लॉ के द्वारा, नियम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन किससे, कौन से वाले लॉ से रिलेटेड होगा? सेकेंड वाले से, जो हम लोगों ने पढ़ के आए थे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। अभी देखिएगा बच्चों, कल हम पढ़ के आए थे इसको, लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था हमारे। एक तो हमने क्या देखा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमने क्या करे? 2 न्यूमेरिकल करके देखे, हमको समझ में आ गए कि किस तरह से सॉल्व होंगे। अब ये वाला जो न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं, जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, वो किसके ऊपर बेस है? किसके ऊपर है? स्थिर अनुपात के नियम पे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन पे। तो पहले हम ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है? इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ FeO ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन गिव्स 1.6 ग्राम ऑफ आयरन। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है हमको? किसी एक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? 2.4 ग्राम ऑफ FeO, कितना था? फेरिक ऑक्साइड हम कह सकते हैं, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड जो था अपने पास कितना है? 2.4 ग्राम। तो 2.4 ग्राम ऑफ FeO का क्या किया गया? रिडक्शन किया गया हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए क्या चीज़ होगी ये रिएक्शन, अगर अपन लिखना चाहे तो यही तो बनेगा। FeO का क्या अपन ने क्या किया? FeO जो था वो कितना था? 2.4 ग्राम। इसके नीचे लिख देती हूँ मैं, 2.4 ग्राम FeO आपके पास है। क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। उसको आपने क्या किया? रिडक्शन किया उसका हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जब आप उसका रिडक्शन अपचयन करते हैं, अपचयन करने के बाद आपको क्या मिलता है? आयरन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। इज दैट क्लियर? आपको मिला आयरन, ऑक्सीजन। ये अपने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। इसकी रिएक्शन में अपन इसको बैलेंस करना होगा, पर अपन इसको सिंपल समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। तो बच्चों इसको रिएक्शन को ऐसा नहीं देखना, हमें सिर्फ समझने के बेस पे देखना है। भाई ये क्या था अपने पास? आयरन का ऑक्साइड है। आयरन के ऑक्साइड को रिडक्शन किया गया, उसका अपचयन किया गया हाइड्रोजन की उपस्थिति में। हाइड्रोजन क्या काम कर रहा है? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का काम करता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, वो सब बाद में पढ़ेंगे हम। हमें सिर्फ समझना है हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन किया गया। अपचयन किया गया तो आपको क्या मिला? आयरन मिला, ऑक्सीजन मिला। इज दैट क्लियर? रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैं वापस कह रही हूँ, ये हमने सिर्फ समझने के लिए लिखी है। आयरन मिल गया, आयरन के बाद ऑक्सीजन मिला, तो हमने देखा कि कितना आयरन मिला हमें? 1.6 ग्राम ऑफ आयरन मिल गया। तो इसका वेट कितना हो गया? 1.68 ग्राम। ऑक्सीजन का हमें अभी पता नहीं है, ऑक्सीजन को हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव्स 2.03 ग्राम ऑफ Fe। अब अपन ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे गौर करिएगा, ये है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिया हमने, एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। हम लोग करते हैं लैब के अंदर, हम प्रैक्टिकल करते हैं बच्चों। 11th क्लास में आप लोग करोगे, कई बच्चों को 10th में थोड़ा बहुत करवाया जाता है, नहीं कराओ कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी आगे सीखोगे। जब हम लैब में जाते हैं, मान लीजिए हम लैब में गए, लैब में जाके हम लोगों ने क्या किया? आयरन ऑक्साइड था, आयरन ऑक्साइड का अपचयन करवाया, तो हमें क्या मिला? आयरन और ऑक्साइड, ऑक्सीजन अलग अलग मिल गए, ठीक है। ये तो था अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया, मान लीजिए कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ, लैब में हुआ कोई एक्सपेरिमेंट, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी सेम वही चीज़ हुई है। अब की बार आयरन ऑक्साइड जो था, अपन वापस से लिख लेते हैं इसको, आयरन ऑक्साइड, इसका क्या किया गया? अपचयन किया गया, वही हाइड्रोजन की उपस्थिति में। सेम वही रिएक्शन है, सेम का सेम, लेकिन 2 कंडीशन ले ली। पहले एक कंडीशन, मतलब एक एक्सपेरिमेंट अलग कर लिया, दूसरा एक्सपेरिमेंट अलग कर लिया। तो दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में हमने वेट भी अलग अलग ले लिए। इस बार हमने आयरन कितना लिया? 2.03 आयरन ऑक्साइड था, उसको हमने हीट किया, मतलब रिडक्शन किया, अपचयन किया हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तो हमें कितना मिला? 2.9 ग्राम लिया, सॉरी 2.9 ग्राम था यहाँ पे अपना आयरन ऑक्साइड, सॉरी 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड आपने लिया, तो आपको कितना मिल गया यहाँ पे? आयरन, आयरन मिला आपको 2.03 ग्राम, ठीक है बच्चों। 2.9 ग्राम हमने लिया, इसको गर्म किया तो 2.03 ग्राम मिल गया, प्लस अपने पास क्या आ गया यहाँ पे? ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन क्या निकला वो अपन को पता नहीं, वो अपन ने x देख लिया। अब अपन को बताना है यहाँ पे क्या देखना है हमें? शो दैट अबव डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, स्थिर अनुपात के नियम को ये दिया गया डेटा फॉलो करता है। बात समझ में आई बच्चों? 2 आपको कंडीशन दे दी। एक कंडीशन में आपको ने क्या किया? आयरन ऑक्साइड का अपचयन किया, तो आपको आयरन ऑक्सीजन अलग अलग मिल गए।
यहाँ पे अपन ने फिर दूसरी कंडीशन में सेम वही अभिक्रिया दोहराई है, लेकिन एक बार अलग एक्सपेरिमेंट कर लिया, अलग मात्रा लेके, दूसरी बार अलग मात्रा लेके हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो हमने क्या लिया, अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग मात्रा लेके एक्सपेरिमेंट किया है। अब हमको ये बताना है कि स्थिर अनुपात का नियम इन दोनों कंडीशन पे अप्लाई होता है कि नहीं होता। उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम रेशो बनाएंगे, ठीक है। आयरन रेशो ऑक्सीजन वो किसके बराबर होना चाहिए, आयरन ऑक्साइड के। ये बात समझ में आई। जैसे हमने क्या किया था, वाटर के कितने मोल में हमने देखा था बच्चों, अगर आपको एग्जांपल याद हो तो मैंने बताया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, अगर हाइड्रोजन के अपन 2 मोल लेते हैं तो ऑक्सीजन के 16 मोल मिलके कितने मोल बनाते हैं, वाटर के 18 मोल बनाते हैं, जो कि कोई भी पानी ले लेंगे सब पानी पे यही लागू करेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम काट के निकाल लेते तो 1:8:9, मतलब ये जो रेशो है, रेशो इसकी रेशो में लेंगे अपन, वो रेशो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहता है। वही रेशो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आयरन जो था, आयरन अपने को कितना मिला, 1.68 ग्राम, और आपके पास ऑक्सीजन का वैल्यू नहीं है, तो ऑक्सीजन आप कैसे निकालोगे, इसको इसमें से माइनस करके। ये देखिएगा बच्चों सभी लोग, 24.4 ग्राम आपके पास आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड में आयरन आपके पास है, ऑक्सीजन का वेट निकालना है तो क्या करोगे, आयरन का इसमें से टोटल वाले में से आयरन का वैल्यू आप माइनस कर दोगे। 2.4 ग्राम था ये, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कितना है ये, मैंने लिखा है यहाँ पे 2.4 ग्राम। 2.4 ग्राम में से हम 1.68 को माइनस कर देंगे, कितना निकलेगा अपने पास 2, ये हो गया यहाँ पे 13 में से 6 गए तो क्या हो गया 7, और यहाँ पे क्या आ गया 0.72। कितना आ गया अपने पास ऑक्सीजन का, आयरन का हमारे पास कितना था 1.68, इसका रेशो कितना आया 0.72, और ये हमारे पास टोटल कितना था इनका 2.4। इज दैट क्लियर, समझ में आया बच्चों, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करके कितना छोटा बना सकते हैं अपन इसको, अब यहाँ पे बच्चों अगर आप देखते हो तो अपन ने क्या किया था, यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन का लिखा था वेट, आयरन का 1.68 अपन ने देखा, ऑक्सीजन का हमने माइनस करके निकाल लिया कितना आया, और ये आयरन ऑक्साइड का 2.4 था, ठीक है। 2.4 हम आयरन ऑक्साइड को यहाँ पे कैलकुलेट कंसीडर नहीं करते, हम रिएक्टेंट के ही रेशो को कंसीडर करेंगे कि कितना रेशो आयरन और कितना रेशो ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा, आयरन का ऑक्साइड बनाएगा। यही हमारा स्थिर अनुपात का नियम बताता है, जिसमें कल हमने यही डिस्कस किया था, कितना रेशो हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन का रेशो मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो आप कोई भी पानी ले लोगे, आपको रेशो कितना मिलेगा 1:8, एक हाइड्रोजन पे 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। अब जब हम इनका रेशो निकालते तो रेशो कैसे निकाला, इसको डिवाइड करके देखोगे 0.72 डिवाइडेड बाय 0.72। अपन क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं तो हम इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकालते हैं बच्चों, इससे निकाल के देखोगे 1.68 को 0.72, इसको भी इससे डिवाइड करके देखोगे, आप डिवाइड करके देखिएगा, वैल्यू जो निकल के आता है आपके पास ये वाला निकल के आएगा। ये वैल्यू मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जब अपन रेशो निकालते हैं आयरन और ऑक्सीजन का, तो रेशो निकालने के बाद आपको पता चलेगा ये रेशो कितना होगा 2.33:1। रेशो कितना आएगा, मतलब 2.33 मॉलिक्यूल आयरन पे 1 मोल ऑक्सीजन का अटैच होगा। बात समझ में आई, क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, वापस से समझा देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये एक एक्सपेरिमेंट दिया गया आप लोगों को, क्या कहा 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन किया गया है, रिडक्शन करने के बाद आपको आयरन मिला और ऑक्सीजन मिला। इज दैट क्लियर। एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस बार आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन किया है, आयरन ही मिला है, ऑक्सीजन ही मिला है, लेकिन हमने दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, वेट अलग अलग ले लिए हैं। एक में 2.4 ग्राम लिया तो एक में 2.9 ग्राम लिया है। अब अपन को क्रॉस चेक करना है, हमें पता लगाना है कि ये जो क्वेश्चन है ये स्थिर अनुपात के नियम को फॉलो करता है या नहीं करता, स्थिर अनुपात का नियम मानता है या नहीं मानता, और इसी क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कि स्थिर अनुपात का नियम लागू होता भी है या नहीं होता, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले 2.4 ग्राम आपके पास क्या था, आयरन ऑक्साइड था, आयरन आपके पास था, ऑक्सीजन का मान नहीं था, ऑक्सीजन का मान हमने माइनस करके निकाल लिया, जो हमारा कितना निकल के आया 0.72 ग्राम। अब अपन को क्या करना है, हमें देखना है कि कितना आयरन और कितना ऑक्सीजन मिलके आयरन का ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब कितने मोल आयरन के कितने मोल ऑक्सीजन के मिलकर आयरन ऑक्साइड को बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखा, जैसे कि मैं एग्जांपल वापस से वाटर का ले लेती हूँ, तो वाटर में हमने कल देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के 8 मोल से मिलकर बनेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे
वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। मतलब पानी का एक मोल जो कैसे बनता है, एक हाइड्रोजन के मोल से, 8 ऑक्सीजन के मोल से। 8 ऑक्सीजन के मोल एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं, जब जाके हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। एक वाटर का मोल बनाने के लिए आपको इस रेशो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए होंगे। तो ये रेशो फिक्स है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए, चाहे हम कहीं का भी किसी भी एरिया का पानी, किसी भी दुनिया में किसी भी कोने का पानी लिया है, हमें रेशो यही मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमें ये सिद्ध करना है कि आयरन ऑक्साइड जो बन रहा है इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों का रेशो सेम आता है कि नहीं आता, कि 2.33। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके निकाला तो हमारा कितना आया, 2.33। तो अपन ने बताया 2.33 रेशो में, मतलब एक ऑक्सीजन मोल के साथ 2.33 आयरन के मोल मिलेंगे, तब जाके आपको आयरन का ऑक्साइड मिलेगा। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आई बात मेरी? क्या कहा मैंने, ऑक्सीजन के एक मोल से 2.33 मोल आयरन के मिलेंगे, तब जाके आयरन ऑक्साइड बनेगा। ठीक यही कंडीशन अगर यहाँ पे आती है तो ये हमारा क्वेश्चन स्थिर अनुपात के नियम को मानेगा। उसको मानने के लिए हम वापस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये वाली कंडीशन सेकंड एक्सपेरिमेंट पे आते हैं हम कि 2.9 ग्राम आपके पास क्या है, आयरन ऑक्साइड, जिसमें आपको आयरन कितना मिला है, 2.03। 2.03 तो अब अपने पास ऑक्सीजन कितना है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.90 आयरन ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड है। आयरन आपको इसमें कितना मिल गया, 2.03 मिल गया। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है हमारे पास। ऑक्सीजन निकालने के लिए आप देखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना आ गया, 0.87। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना आ गया यहाँ पे, x हटा लेंगे, कितना आ गया, 0.87 ग्राम। अब अपने पास 0.87 ग्राम आया है बच्चों। अब अपन को क्या करना है, रेशो निकालना है। यहाँ पे देख लेते हैं रेशो आयरन ऑक्सीजन का। आयरन का कितना दे रखा है वेट, 2.03, और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना आया, 0.87। अब आप जब रेशो निकालोगे तो इसको इससे डिवाइड करोगे। रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले रेशो को, कम वाले रेशो को बड़े वाले से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 0.87 को डिवाइड करो, 0.87 से कितना वैल्यू आ जाएगा, 1। और जब आप 2.03 को डिवाइड करोगे 0.87 से, तो आपके पास रेशो जो निकल के आएगा वो आएगा बच्चों 2.33। ये आप कैलकुलेट करके डिवाइड करके देख सकते हो, रेशो आपको सेम मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी हमने वेट तो अलग अलग लिया था, यहाँ 2.4 ग्राम लिया था और यहाँ पे हमने कितना लिया था आयरन ऑक्साइड, 2.9 ग्राम। अब आप गौर से देखिए, 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड आपने लिया, जिसमें आपको पता चला कि कितना आयरन और ऑक्सीजन क्या हुआ, रिडक्शन के बाद निकले। उससे हमने पता लगाया कि भाई आयरन का 2.33 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल मिलकर एक आयरन ऑक्साइड का 1 मोल बनाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? यहाँ पर भी जब हमने कैलकुलेशन करके देखा, आप खुद इसको सॉल्व करके देखिएगा ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। डिवाइड करके देख लो, डिवाइड कितना होगा, 2.33 वैल्यू आपके पास निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.33 आयरन का मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से अटैच होगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, 1 मोल मिलेगा किसका, आयरन ऑक्साइड का। बात समझ में आई बच्चों? तो ये 1 मोल बनाने के लिए, आयरन ऑक्साइड के 1 मोल बनाने के लिए हमें 1 मोल ऑक्सीजन का चाहिए होगा, 2.33 मोल चाहिए होंगे आयरन के। तो ये रेशो रहता है, चाहे आप आयरन और ऑक्सीजन कहीं से भी कितना भी ले लीजिए, लेकिन जो इनका कॉम्बिनेशन होगा, जो जुड़ने का अनुपात होगा, वो अनुपात 2.33:1 होगा। आयरन और ऑक्सीजन मिलकर आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं, तो आयरन ऑक्साइड के अंदर हमें पता चल गया आयरन का कितना रेशो रहेगा, ऑक्सीजन का कितना रेशो रहेगा। इसका मतलब ये जो डेटा दिया गया है वो क्या करता है, ये दिया गया डेटा स्थिर अनुपात के नियम को फॉलो करता है, स्थिर अनुपात के नियम को मानता है। और इससे हमें ये भी समझ में आ गया स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है। आप चाहे कहीं से भी आपका सैंपल ले आइए, कहीं से भी पदार्थ ले आइए, लेकिन उसके अंदर जो उसका रेशो रहेगा, जो अनुपात रहेगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा वो स्थिर रहेगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग मात्रा लेके देख ली, 2 एक्सपेरिमेंट करके देख लिए बच्चों, लेकिन दोनों एक्सपेरिमेंट में हमने देखा आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशो निकल के आता है वो 2.33:1 होता है, फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाले में भी। इससे सिद्ध होता है कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार चाहे हम किसी भी तरीके से 1 मोल हमें बनाना हो, क्या हो, अलग अलग कंपाउंड के, अलग अलग यौगिकों के, अलग अलग पदार्थों के जब अपन 1 मोल देखेंगे तो वो मोलों का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। आयरन को 2.33 मोल आयरन को 1 ऑक्सीजन चाहिए, मतलब 1 ऑक्सीजन इतने आयरन से जुड़कर ही आयरन ऑक्साइड बना पाएगा। ये मात्रा कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगी, चाहे हम क्वांटिटी बढ़ा लें, क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेशो जो रहेगा, अनुपात जो रहेगा, वो हमेशा स्थिर रहेगा। ये हमारे सेकंड लॉ को फॉलो करता है। तो आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने मैटर पढ़ा था, मैटर के टाइप्स पढ़े थे
कि मैटर जो होता है कितने प्रकार का हो सकता है, पदार्थ कितने प्रकार का हो सकता है। हमने कल 2 लॉ देखे थे, नियम देखे थे बच्चों पुराने वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा था स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये नियम के अंतर्गत हमने आज क्या किया, अब इसके अंदर हमने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करके देखे, क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। तो न्यूमेरिकल से आपको और भी क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन से आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों, अच्छे से समझ में आया होगा कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है और किस तरह से लागू होता है। उसी प्रकार द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कैसे काम करता है और कैसे लागू होता है। इज दैट क्लियर? समझ लीजिए, इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप ड्राफ्ट में आपका जो आपका डाउट आएगा तो आप वो डाउट सेक्शन में जाके डाउट अपना पूछ सकते हो। फिर भी दिक्कत है बच्चों, आप पूछिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज अपन खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट अपन वीडियो में आएंगे तो अपन कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसके अंदर अभी हमने मैटर पढ़ा, मैटर के लॉस पढ़े। अब हम अपनी कुछ स्पेशल यूनिट लेके आएंगे कि ये यूनिट क्या क्या काम में ली जाती है, कहाँ काम में ली जाती है और उनका क्या उपयोग होता है। उसके अलावा और आगे वाले पोर्शन को हम आगे बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो चीज़ें हैं हमारी ये सब कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।